नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस विशेष चर्चा में मेरे साथ हैं सुमित अवस्थी सर, बाबा, मैंग सर और विचित्र सर। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के महासस्पेंस की, क्योंकि आज महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में जो नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी तारीख थी। किसी भी अलायंस ने क्लियर नहीं किया कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। अंत तक चलता रहा कि कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी या शिवसेना ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। यही हाल दूसरे भी गठबंधनों में भी रहा कि कौन किस सीट पर लड़ रहा है। नवाब मलिक निर्दलीय लड़ेंगे या एनसीपी के टिकट पर लड़ेंगे, ये चीजें भी आखिरी तक तय हो गया। हाँ, अब वो तय हुआ है। एनसीपी से लड़ रहे हैं। हाँ, मैं अजीत पवार की पार्टी से लड़ रहे हैं। अजीत पवार की पार्टी से लड़ रहे हैं। उनकी बेटी भी दूसरी सीट से लड़ रही है और वो अबू आजमी के खिलाफ। उसमें कहानी ये है पूर्णेंदु, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम आज को चर्चा का फॉर्मेट ही रखते हैं हाँ। कि उसमें कहानी ये है कि नवाब मलिक चुनाव न लड़े, इसके लिए बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने पूरा दमखम लगा दिया था कि इनको टिकट नहीं देना चाहिए अजीत पवार को। और वो आपको, अगर आप इतिहास में जाएंगे 1.5-2 साल पहले का, जब नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे जेल जाने के पहले, तो एक व्यक्ति पर लगातार हमले करते थे। और वही नेता, अब वो अलायंस हो गया, वो टूट के इधर आ गए। मैं देवेंद्र फडणवीस साहब की बात कर रहा हूँ। वो नहीं चाहते थे कि नवाब मलिक कुछ चुनाव लड़ पाए। वो इस बात पे एडमेंट थे। और अजीत पवार को ये बात समझ में आ गई थी कि भाई अगर अब इस बात पे भी झुक गए तो कहाँ झुकेंगे। क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ, बाबा भी शायद को तस्दीक करेंगे, लोकसभा में बारामती में बहुत मन नहीं था अजीत पवार का अपने परिवार को उस परिवार से, शरद पवार के परिवार से लड़ा देने का। पर एक कंडीशन रख दी गई थी कि अलायंस में आना, इधर आना है तो आपको लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। या तो आप लड़ें या आप अपने परिवार से किसी को लड़ाएं। तो उन्होंने मजबूरी में अपनी पत्नी को वहाँ चुनाव लड़ाया था, जो उन्होंने बाद में कहा भी गलती हो गई, जो उनका बयान बाद में आया भी। तो ये मतलब अजीत पवार अब अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। अगर आप परसों का याद करें, नवाब मलिक जब उनकी बिटिया का पर्चा भरने के लिए निकले थे कल, तो जो गाड़ी में अपनी रिपोर्टर उनसे बात कर रही हैं, उससे वो बोल रहे हैं कि देखिए सरकार में तो जो बनेगी वो अजीत पवार से ही बनेगी। अजीत पवार किंग मेकर होंगे। तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि अजीत पवार क्या उधर भी जा सकते हैं, महायुति छोड़ के महाआघाड़ी में लौट सकते हैं। अजीत तो पवार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया वहाँ का पवार चुनाव। वन अपमैनशिप अजीत पवार का बयान अपने चाचा शरद पवार को भी लेकर के आया है। उन्होंने ये कहा है कि जो गलती मैंने लोकसभा चुनाव में की, वो गलती चाचा जी अब दोबारा, मतलब चाचा जी की तरफ से हो रही कि उन्होंने मेरे ही भतीजे को मेरे खिलाफ चुनाव में उतार दिया। परिवार को तोड़ने का काम अब बिल्कुल कहा पवार साहब कर रहे हैं, सीनियर पवार साहब। तो एक तो हम पर ये भी तो सच है ना कि अजीत पवार ने कहा था कि मैं अब नहीं लड़ूंगा चुनाव। अजीत पवार ने कहा था चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर ये खबर आई थी शायद वो एमएलसी बन के आना चाहते हैं। वहाँ विधान परिषद है, आप विधान परिषद से आ जाइए। तो उन्होंने अचानक आए और उस बारामती से ही आए। और मुझे तो लगता है कि शरद पवार, बाबा क्योंकि ऐसा अच्छे से पवार फैमिली को जानते हैं, बता पाएंगे, समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार ने ना अब नाक पे रख लिया है कि अजीत पवार ने जिस तरीके से उनको धोखा दिया, अब वो बड़े पवार साहब भूल नहीं पा रहे हैं। बाबा ये आप जो कह रहे हैं वो इसलिए भी सही है कि जब अगस्त में जब अजीत पवार ने कहा था कि मुझसे गलती हो गई, और वो रक्षाबंधन से 5 या 6 दिन पहले की बात थी, तो तब वो उन्होंने भी कहा था कि मैं राखी बंधवाने रहा तो ज़रूर मिलने जाऊंगा, मेरी बहन है। तो इस पर सुप्रिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने खबर नहीं देखी है, मिलने का भी कोई ऐसी खबर है नहीं। मतलब अब उसके बाद यही सवाल शरद पवार से जब पूछा गया तो शरद पवार ने कहा कि अब वो बड़े आदमी हैं, सत्ता के करीब हैं, वो इधर क्यों आएंगे, और हमें लगता है कि उनको उधर ही रहना चाहिए। इस तरह से शरद पवार जैसा आदमी जो कि दक्षिण जाएं तो उत्तर बताते हैं, वो इतनी साफगोई से अगर बोले तो ये बताता है कि उनके मन में काफ़ी ठेस लगी थी इस बात से। वहाँ जाने से नहीं उतनी लगी जितना कि सुप्रिया के खिलाफ सुनित्रा के लड़ जाने से लगी थी। बाबा जैसे है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शरद पवार के बड़े भाई के बेटे हैं अजीत पवार ना, जब हाँ अनंत पवार के बेटे, तो चाचा भतीजा है। तो जो अजीत पवार के बड़े भाई हैं उनके बेटे हैं युगेंद्र पवार। तो वो चाचा वर्सेस भतीजा होता है, तो ये चाचा वर्सेस भतीजा अपने सगे बड़े भाई के बेटे से चुनाव। हाँ, सगा चाचा भतीजा, वो सगा चाचा भतीजा वो है, वही सगा चाचा भतीजा ये हैं। तो मतलब आप देखिए ना, जो दांव अजीत पवार ने शरद पवार के साथ खेला, जिसको शरद पवार धोखा कह रहे हैं, वही दांव शरद पवार अब अजीत पवार के साथ खेल रहे हैं। क्या होगा ये तो खैर 23 तारीख को पता लगेगा, लेकिन परिवार में काफी ज्यादा परिवार चल रहा है। बाबा, ये जो महाराष्ट्र का महासस्पेंस है,
इसकी इसकी जरूरत इन पार्टियों को क्यों पड़ी, और आपको क्या लगता है कि जो सीट शेयरिंग हुई है वो बेहतर किस पाले में वो थोड़ी बेहतर नजर आ रही है? हालांकि मुझे लग रहा है कि कांग्रेस शायद उसने 100 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है, अभी चीजें थोड़ी कंफर्म होंगी, 102-3 की बात हो रही है, और शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे वो 96 और वाली शायद है इनकी। देखिए नॉमिनेशन खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है। और तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि हुआ क्या है। आप देखिए, ये जो छह पार्टियां जो लड़ रही हैं ना, तो इनके पास जो सीटें अलॉट हुई हैं, उसके बाद हर आदमी के पास उतना कैंडिडेट नहीं है। नहीं तो क्या कोई सोच सकता है साइना एनसी जो है वो शिवसेना से एकनाथ शिंदे के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल आपको देखने को मिलेगा इस बार महाराष्ट्र में। अभी मैं बात कर रहा था लातूर में, शिवराज पाटिल की जो बहू है वो चुनाव लड़ रही हैं विलासराज देशमुख के बेटे के खिलाफ, अमित देशमुख। तो उनकी बाइट में बनवाने गया हुआ था, तो मैंने सुना उनकी बहू किस पार्टी से लड़ रही है? बीजेपी से लड़ रही है। अच्छा, बीजेपी से लड़ रही है। तो वहाँ पे हाँ, तो उन्होंने क्या कहा है अपने बाइट में, कहा है शिवराज पाटिल साहब ने कि मैंने अपने बहू को बोल दिया कि देखो ये फैमिली का तो बात ठीक है, लेकिन मैं 50 साल से उस कांग्रेस में हूँ, आपके साथ खुल के मैं नहीं आ सकता हूँ। खुल के नहीं आ सकता। हाँ, वो क्योंकि मैं अपनी पार्टी अब नहीं छोड़ सकता हूँ। आपको लड़ना है तो लड़ लीजिए। तो मैंने इस ढंग की चीजें घालमेल जो है आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है इस महाराष्ट्र चुनाव के सबसे बड़े विनर जो है ना, वो जो है नवाब मलिक हैं। समझ गए, एकदम सबसे बड़े विजेता बनके वो निकले हैं। और निर्दलीय भी फाइल किया, और निर्दलीय भी एनसीपी फाइल से किया। भी। और पूरे न्यूज रूम में इस बात को लेकर डिबेट चल रही थी कि आखिरकार अजीत पवार ने उसको सिंबल दिया है या नहीं दिया। ये बात रिपोर्टर से बार बार पूछा जा रहा था कि सिंबल नहीं दिया तभी तो निर्दलीय फाइल किया है, नहीं तो क्यों करेगा? यदि फॉर्म बी आपके पास है, आपको पार्टी ने ऑथराइज किया है, तो आप उसको जमा कीजिए। इस वक्त इसका मतलब जब तो वो नॉमिनेशन कर रहे थे तब तक उनके पास फॉर्म बी नहीं था। इसका मतलब कोई आदमी भागते गिरते पड़ते उनके पास लास्ट में फॉर्म बी दिया है, जिसके बाद उन्होंने नॉमिनेशन किया। और एक तीर से कई निशान कर दिए हैं। वो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मानखुर्द, शिवाजी नगर मानखुर्द, वो उनका बेल्ट है, वो अबू आजमी को दिक्कत हो जाएगी वहां पर यदि। इसीलिए दोनों बयानबाजी भी बहुत चल रही है। उसके बाद आप देखिए, बोरीवली से गोपाल सेठी जो है बीजेपी के पूर्व सांसद, वो चुनाव लड़ गए हैं। ये जो सीट थी, ये बीजेपी की लोकसभा में श्योर शॉट सीट थी। इसी से पीयूष गोयल चुनकर पहुंचे हैं। गोपाल शेट्टी साहब सिटिंग एमपी थे, इनको हटाया गया और सीनियर एमपी है, 2 या 3 बार के एमपी रहे, उनको बदला गया और उसके बाद पीयूष गोयल को सीट दी गई और ये एश्योरेंस दिया गया था कि आपको विधानसभा लड़ाएंगे, और विधानसभा में उनका टिकट नहीं था। अब गोपाल शेट्टी वहाँ उसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की एक सीट जो बोरीवली है विधानसभा, उससे इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। तो कैसे कई सारे रिबल्स हैं। वैसे उसी तरह साइना एनसी के खिलाफ खड़े हो गए बीजेपी के पूर्व विधायक अतुल शाह, एक हाँ जो कि वहाँ से विधायक थे। उसी तरह अंधेरी से पूर्व से शिवसेना एकनाथ शिंदे का टिकट नहीं मिलने से जो प्रदीप शर्मा की पत्नी ने वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे पर्चा भर दिया है। हाँ, इनकाउंटर इस पे छगन समीर भुजबल ने टिकट नहीं मिलने पर महायुति की घटक दल शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार के खिलाफ पर्चा भर दिया है नांदगांव से। दादर में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की कोशिश थी कि इससे जो है वो शिंदे गुट अपना उम्मीदवार ना भरे, लेकिन वहाँ पे सदा सरवणकर करके हैं शिंदे गुट के नेता, उन्होंने अपनी जो है वो उम्मीदवारी दायर कर दी है। इसी तरह हर जगह जो है रेबल कैंडिडेट ढेर सारे खड़े हो गए। तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही दोनों पक्षों में कि लास्ट तक पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा था सीटों का शायद अनाउंस ना हो, अंत तक नाम भले अनाउंस करते रहे। तो अब इस तरह के मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट के बाद एक बहुत ही रोचक चुनाव होने वाला है और आपको कई तरह के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि आज नॉमिनेशन विड्रॉल भी होता है, कईयों को मनाया भी जा सकता है, होता है। लेकिन अभी तक अब जब तक नामांकन खत्म हो गया है, घंटा भर से ज्यादा बीत चुका है, अभी तक जो है क्लैरिटी जो हो जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। और सबसे महा बैटल आपको बारामती में देखने को मिलेगा वहाँ। हाँ बाबा, ये जो आपने माहिम वाली जो बात की, अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे ने एमएनएस से वहाँ किया है, तो बताया जा रहा है कि महायुति ने उस पे उनको समर्थन दिया है।
महायुति ने नहीं किया, ने- लेकिन उसका एक उनके रेबल बागी खड़ा हो गया। लेकिन बाबा ये मजेदार बात है एक रेबल खड़ा हो कि गया ना। पिछली बार जब आदित्य ठाकरे देखिए, मैं आपको- वर्ली से थे मैं- तो मनसे ने वहां उम्मीदवार नहीं उतारा। इस बार जब राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे वहां गए तो उद्धव ठाकरे देखिए, ने वहां पे कैंडिडेट दिया है, मेरा ये लेकिन महायुति नहीं दिया। मेरा तो ये मानना है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र या मुंबई के राजनीति के पेपर टाइगर है। उनका भौकाल है बस। हमारे बिहार यूपी में होता है ना, भौकाल होता है, वो भौकाल है, वो कागज तक ही है। सीट कितना जीतते हैं 288 में से एक सीट एक सीट जीतते हैं। लेकिन 9 में तो 13 सीट भी आई थी ना बाबा। मतलब वो मतलब क्या आप करते हो। वैसे तो 11 साल पहले कांग्रेस का भी राज रहा है देश में। पिछले चुनाव का बात करिए ना, उनका भौकाल है वो। अब अपने बेटा को दांव पे लगाए तो उम्मीद कर रहे थे कोई जो है वो उम्मीदवार खड़ा ना करे, लेकिन वो तब की राजनीति थी जब परिवार ये सब। आपने तो परिवार देखिए, वहाँ पे हुआ क्या है महाराष्ट्र की राजनीति में, सत्ता में आने के लिए आपने बीजेपी ने जो है वो दो तरफा पार्टियां तोड़ी हैं, क्योंकि आपको महाराष्ट्र की गद्दी चाहिए थी। आपने तो एक तो सेना तोड़ी और आपने एनसीपी तोड़ी। ये सब परिवार की पार्टी थी। हालांकि एकनाथ शिंदे को आपने अलग किया, उसके बाद वो फैमिली में मुझे तो ऐसी अंदर की बातें मालूम है परिवार पे, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कैमरे के ऊपर। अच्छा, कि जब वो शपथ ग्रहण हुआ था तो मुझे क्या क्या नहीं कर, नहीं तो दर्शकों को जानना चाहिए नहीं, वो फैमिली की बात है, वो उसको नहीं बता सकते हैं। तो ये जो पवार साहब इतना गुस्सा क्यों है? आप 80-83 साल के आदमी को, उनके पूरे पॉलिटिकल करियर को एक रात में, एक सुबह दुनिया जगती है, मालूम चलता है कि अरे यहाँ तो खेल हो गया है। और उसके बाद उसको जायज ठहराने के लिए और भी कई तरह की बातचीत कही जाती है कि पवार साहब की ही सहमति थी। ये बात भी बहुत बार बोली गई। मान लीजिए जो नवाब मलिक साहब ने बोला है कि किंग मेकर होंगे अजीत पवार, सही बोला है। तो सीनियर पवार क्या बाद में अगर ऐसी जरूरत पड़ी, यदि मान लीजिए, वही तो मैं कहता हूँ। आप एक हाइपोथेटिकल, हम सब जो है वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, एक ऐसा सिनेरियो सोचिए कि यदि मान लीजिए 25 सीट लेके आते हैं अजीत पवार, और उतनी सीट को एमबीए की जरूरत है, तो उनको डिप्टी सीएम इधर भी बनेंगे उधर भी बनेंगे, क्योंकि वहां तो 2 सीएम कैंडिडेट है। 150 सीट लेकर लड़के क्या फडणवीस साहब डिप्टी सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, फिर या तो उनको बीजेपी का अध्यक्ष बना दीजिए दिल्ली में। और वहां पे दिक्कत ये बीजेपी का पास ये है कि आपको वो एकनाथ शिंदे भी चाहिए, क्योंकि उनके बिना आपका वो बन नहीं रहा है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, सरकार में आने के लिए, एक तो आप ये बात सोच रहे हैं कि 150 में मैं 100+ जीत के आऊं, 100 के आसपास रहूं, उसके बाद अभी भी 105 था ना सर, 105 था, 105 था, तो उतने तो चाहिए उनको। उसके बाद भी नंबर शॉर्ट पड़ रहे हैं। तो कोई यदि 2 मिलकर सरकार बन जाए तो एक छठ सकता, लेकिन यहाँ तो दिक्कत है कि 3 इधर भी चाहिए होगा, 3 उधर भी चाहिए होगा। तो यदि जो नवाब मलिक ने कहा है वो दोनों के तरफ मुझे लगता है इशारा है कि कल को यदि उतनी सीट की जरूरत पड़ती है तो क्या पता अजीत पवार उधर भी आ जाए, क्योंकि उनको वित्त मंत्री भी बनना है, उनको डिप्टी सीएम भी बनना है, उनको पीडब्ल्यूडी भी चाहिए। लेकिन उसके लिए जीतना पड़ेगा ना। ये तो पवार साहब, सीनियर पवार ने तो फंसा दिया है। हाँ, वो तो फंसा हुआ है ना, वो तो परिवार की जंग है ना। अब इस बार सिंपैथी किसको मिलेगी? पिछली बार तो सीनियर पवार को मिली है, इस बार किसको मिलेगी? अभी भी लगता है बारामती में इतने साल से अजीत पवार जीतते रहे, तो शायद उनका लोकसभा में तो बहुत गैप था। लोकसभा में बारामती असेंबली सेगमेंट पे 65,000 का गैप था मुझे। 47 नहीं ना, कुल लोकसभा में नहीं, सेगमेंट की बात, इस सेगमेंट में जो है 47,000 के आसपास। वही मैं कहीं 65 पढ़ा था, इसलिए मुझे याद है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत मजेदार चुनाव है। मैंग सर, ये बस एक चीज बताइए कि लोकसभा तो अभी कुछ 3-4 महीने पहले चुनाव हुआ था, मतलब बिल्कुल क्लीन स्वीप टाइप का माहौल एक तरह से देखा जाए, मतलब कि क्लीन स्वीप नहीं था लेकिन 30 और 17 का आंकड़ा था। लोकसभा और विधानसभा में अब क्या बदल गया है? बदल गया है। लोकसभा का वर्डिक्ट हम जो समझे कि एकमात्र जगह, एकमात्र स्टेट था जहां बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा था। वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा लूजर महाराष्ट्र में बीजेपी थी। और इसका यूपी भी तो था ना। यूपी में नहीं कर सकते उतना यूपी में, मतलब उतना नहीं कर सकते हैं। वहाँ सोचिए ना, सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस, मतलब जिसको एकदम होप नहीं था, तो वो ट्रेंड था उस समय। उसके बाद से अब जो चेंज हो गया है, अब यही कंफ्यूजन वाला है। और इससे पहले
ये बहुत सारा कहानी सुनाते हैं ऐतिहासिक। हम अब एक पर्सनल कहानी सुनाते हैं। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक डिबेट का क्लास होता था, तो डिबेट के क्लास में कोई नहीं जाना चाहता था। तो एक लड़का बदमाश टाइप का था, उसने हाथ उठाया कि मैं बोलूँगा सबसे पहले। तो वो उठ के बोला कि हम लोग कोई डिबेट के, उठ के बोला उसने टीचर के सामने में कि हम लोग कोई डिबेट के क्लास में आना नहीं चाहते हैं, ये सर हम लोग को जबरदस्ती लाते हैं। और आज भी मेरा मन नहीं था, लेकिन आज भी मार पीट के हमको लाया है। अब ये कहानी आप समझ गए होंगे हम क्यों बोले हैं। उसकी वजह यही है कि किसी को पता नहीं है कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। अब ये 2 साल पहले तक न्यूज रूम में पता चलता था कि नवाज मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो अब ये डिबेट होता था कितना काटना है। मैं हर वीक करता था, मैं हर वीक इंटरव्यू करता था। तो उस समय होता था क्या कि कितना कवरेज देना है, क्योंकि वो बहुत ही एकदम से तीखी आवाज में आलोचना करते थे बीजेपी। अब वो बीजेपी के साथ हैं। अब इसी तरह के पुराने कई सालों से परिवार कांग्रेस का, अब वो दूसरे तरफ है। नाम मतलब देवरा फैमिली का आप जानते ही हैं। साइना एनसी बीजेपी में थी, अब किसी और से खड़े। पूरे देश में 2 ही रीजनल कमेटी है, एक मुंबई है और एक छोटा नागपुर होता था जब बिहार था। नहीं, मुंबई होता था, एक छोटा नागपुर होता था जब बिहार था। दो रीजनल कमेटी होती थी। एक में तो देवरा साहब ही रहे सब दिन उसके अध्यक्ष। मुंबई हाँ, तो और उसी अलग होता था। हाँ, उसी में साइना एनसी भी अब कई सालों से एक स्पोक्स पर्सन, फेस हाँ खासकर इंग्लिश मीडिया के लिए। हाँ, तो वो आती थी। अब वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ी। तो शिवसेना। हम लोग अगर इतने कंफ्यूज हैं तो वोटर के मन में क्या चल रहा होगा। अब ये सब बता रहा है कि महाराष्ट्र बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। अब एक और मतलब कहानी, पहली बार बिहार के बाहर किसी गांव को नज़दीक से देखे तो वो महाराष्ट्र का गांव था। और उसका कारण हम बता दें कि मेरे बड़े भाई वहीं रहते हैं, वहीं कोल इंडिया में काम करते थे। तो इंटीरियर गांव में देखे थे, तो उस समय ये 92 की कहानी है। उसमें लगता था कि हम बिहार से आए थे, हमको लगा कि अरे बाप रे कैसा किस तरह का गांव है ये, इतना डेवलप्ड, सारी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा, बिजली, इतना डेवलप्ड हुआ करता था। अब हाल में बिहार के गांव को देख के आए और हमको लगता है क्या कि बिहार का गांव जो है और महाराष्ट्र के गांव से बेटर दिखने लगा है। ये इतने साल में महाराष्ट्र में और बाकी राज्यों में जो बहुत बड़ा अंतर था, अब अंतर खत्म हो गया है। इसी पे आज बहुत अच्छा लिखा है सुहास पलसीकर जी ने लिखा इंडियन एक्सप्रेस में कि जो असली मुद्दा यही है, स्टेट का रिलेटिव अंडर डेवलपमेंट, फ्लाइट ऑफ कैपिटल। इसकी ना तो महायुति बात कर रहा है ना एमबीए बात कर रहा है। और ये लोग बात क्या कर रहे हैं कि 100 पे लड़े हम या 146 पे लड़े हम या 40 पे लड़े। सिर्फ और सिर्फ आजकल के अखबार में भी सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही देखते हैं कि वहाँ बात नहीं बनी, ये अपने से इतना चुनाव लड़ेंगे। अब हमको लगता है क्या कि वोटर क्या सोचते होंगे, एकदम से पूरी तरह से कंफ्यूज होंगे। और ऐसे में किसको वोट देंगे, शायद नेताओं को तो बिल्कुल, मतलब हम लोग को तो बिल्कुल ही नहीं पता है, नेताओं को भी पता नहीं कि किसको वोट मिलेगा। तो हम मतलब पूरा सब आदमी कंफ्यूज हैं कि महाराष्ट्र में क्या होगा। कंफ्यूजन की स्थिति ये है कि अभी खत्म हो गया नामांकन, फिर भी पता नहीं कौन किसके कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं। और दो बड़े बड़े अलायंस गठबंधन। विचित्र सर, ये जो गुत्थी जो है महाराष्ट्र की, इसको सुलझाने की कुछ कोशिश करिए, तो लोगों को समझ में पहले ही तो नहीं आ आपने रहा जो है। माहिम वाली बात कही कि राज ठाकरे ने पिछली बार उद्धव ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं नहीं, वर्ली की बात, जब वर्ली में आदित्य ठाकरे लड़ रहे आदित्य थे के तो खिलाफ मनसे ने वहां पे नहीं एक उतारा प्रत्याशी था, नहीं उतारा है। लेकिन इस बार उसने उतारा है वहाँ पे। मनसे ने, हाँ, तो भी इन्होंने उतार दिया उनके नहीं, बेटे और के इन्होंने भी उतारा है, तो ये कोई चीज नहीं है। अब इतनी भावुकता वाली राजनीति की जगह नहीं है वहाँ पे। जब परिवार में इतनी दूरी है तो ये होगी। मुझे लगता है कि इस सारी उलझन की जड़ में है बीजेपी का अचानक कमजोर हो जाना और कांग्रेस का अचानक मजबूत हो जाना। कांग्रेस के अचानक मजबूत हो जाने से महाविकास अघाड़ी में सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल में दिक्कत आने लगी। कांग्रेस मजबूत हुई तो कांग्रेस को उस हिसाब से, जो कांग्रेस उद्धव सरकार में तीसरे नंबर की पार्टनर थी,
सीटों के लिहाज से भी वो अचानक नंबर 1 की रेस में आ गई और नंबर 1 पर चुनाव भी लड़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी जो कि पिछली बार 25 सीटें जीती थी 2019 में, 2024 में लोकसभा की बात कर रहा हूँ सर, और हाँ 23 जीती, इस बार 9 जीती बीजेपी, हाँ पिछली बार 23 या 25 जीती थी, 25 23, अच्छा 23 जीत, चलिए 23, इस बार 9 पर आ गई, तो उससे उसकी भी बार्गेनिंग क्षमता कमजोर हुई। बावजूद इसके उसने चुनाव लड़ने के लिए सीट काफ़ी ले ली है, 146, अभी हमको आइडिया नहीं था, अभी सर ने मुझे बताया कि 148 सीट पर लड़ रही है, तो 148 सीट काफ़ी है। बीजेपी शुरू से बोलती रही कि 150 के आसपास लड़ेगी, हाँ शुरू से बोलती तो वो इनफैक्ट तो कमी है, 151-52 की बातें हो रही बिल्कुल, तो सर हैं। सहयोग उनको दे दिया, और जैसे अठावले को भी एक दे दिया। नहीं, एक चीज और भी हुई है कि बीजेपी के नेता कम से कम 5 से 6 नेता ऐसे हैं जो बागी एक हो नाथ शिंदे, नहीं बागी नहीं है, वो एक नाथ शिंदे की पार्टी से लड़ रहे हैं। बीजेपी उनको अपना बागी नहीं कर रही, हाँ वो बागी नहीं कर रही है, वो ये एक तरह से कहा जाए तो वो क्या बोलते हैं, माइक एडजस्ट किया गया, हाँ तो वहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से एक नाथ शिंदे ही झुके हैं। अब असल चीज वहाँ पर गुत्थी सारी चीजें सीटों को लेकर के नहीं है। सीट तो जिसको जो मिल गया वो लड़ लेगा, कन्फ्यूजन तो रहेगा ही, जहाँ पर कि 6-6 दल हैं, एक गठबंधन में 3-3 दल हैं, ये स्टेट लेवल पर इतना देखने को नहीं मिलता है जितना वहाँ पे दिख रहा है, तो ये तो रहेगी। असल चीज़ वहाँ पर सारी लड़ाई है कि मुख्यमंत्री किसका, और ये लड़ाई इसलिए है कि देवेंद्र फडणवीस ने ही कल कहा था कि हमको अपने बल पर तो बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरेंगे और अपने सहयोगियों की मदद से हम सरकार बनाएंगे। तो हम सहयोगियों की मदद से सरकार बनाएंगे तो बीजेपी एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएगी, अगर वो हम कह रहे हैं तो, या वो अपने लिए बीजेपी के लिए कह रहे हैं। और फिर अगर बीजेपी का, मैं ये एक हाइपोथेटिकल प्रश्न है कि अगर महायुति बहुमत पा जाती है तब क्या वो मुख्यमंत्री बीजेपी का अपना बनेगा, कोई देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या कोई और बनेगा, या दूसरी तरफ बिहार फार्मूला मतलब कि एक नाथ शिंदे, हाँ। लेकिन एक नाथ शिंदे, हाँ वही बात है, एक नाथ शिंदे, लेकिन एक नाथ शिंदे को अगर ये यहाँ पर भी ढोने लगेंगे, बिहार में 15 साल 20 साल हो गए, बीजेपी अभी अपने बल पे नहीं आ पाई, मतलब कि भाई मुख्यमंत्री उसका बने, बड़ा दल होने के बावजूद। क्या महाराष्ट्र को वो अफोर्ड करेंगे इस तरह से जूनियर पार्टनर बने रहना? और हमें लगता है कि जब लोकसभा चुनाव में की बात कर रहे थे मयंक जी की सबसे बुरी हार बीजेपी हारी है वो महाराष्ट्र में, तो अचानक उसी समय मेरे दिमाग में कौन था कि क्या उस चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए देवेंद्र फडणवीस और दूसरे लोगों ने मन से काम नहीं किया? हो सकता है न किया हो, क्योंकि जिस तरह उनको कंपेल किया गया था कि नहीं तुमको डिप्टी सीएम बनना है, वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे। आप लोगों को याद होगा पार्टी के नहीं अध्यक्ष ने जेपी नड्डा एएनआई के, हाँ बाइट आकर के बोले कि उनको उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सार्वजनिक रूप से वो आनाकानी, और उस समय उनका चेहरा और वो सब चीज़ें तो सब कुछ है। तो ये खैर उसमें हम नहीं जा रहे थे, ये तो छेपक जैसा हो गया। नहीं, छेपक में एक चीज ऐड कर देता हूँ मैं कि यदि वो पावर में नहीं आते हैं, भले मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, यदि महायुति पावर में नहीं आती है माइनस फडणवीस एज ए सीएम, तो उनके घटक दल भाग जाएंगे। जो चीज एमवीए के साथ इन्होंने किया ना, आखिर अजीत पवार को लालच ही दिया गया ना कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए और आप आ जाइए, आपके ऊपर इतना केस मुकदमा है, और उसके बाद उसको राइट ऑफ किया, प्रेम और भय दोनों हाँ, दिखाया गया एक साथ। तो दोनों पार्टियां उन्होंने ऐसे ही तोड़ी। और जो हम सबको लग रहा था कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल कांग्रेस है कि साला आज टूटे कि कल टूटे, देखिए गलती से वो नहीं टूटी, बाकी ये दोनों पार्टी टूटी। अब इस विधानसभा चुनाव के बाद यदि महायुति अपनी सरकार नहीं बनाती है तो फिर क्या गारंटी है कि शिंदे के विधायक जाके उद्धव के पास ना चले जाए? हाँ चले जाएंगे, अजीत पवार उधर जा ना चले सकते जाए। हैं। अब दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का सवाल है कि इधर कौन, और ये मुख्यमंत्री, आपको याद होगा उद्धव ठाकरे लगातार ये कह रहे थे कि अनाउंस कर दो, पहले कर दोगे तो ठीक रहेगा, नहीं करोगे तो सब एक दूसरे को निपटाने में लगे रहेंगे कि उसके कम आए हमारी ज़्यादा सीट आए। अल्टीमेटली अभी तक तो वही हुआ कि कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई, उधर भी नहीं हुई है, उधर भी नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन। मेरी जानकारी जो है अघाड़ी के बारे में जी, युति तो नहीं, अब जबकि नामांकन का काम खत्म हो गया है
कल विड्रॉल का काम भी खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रचार पीक पकड़ेगा 20 तारीख के पहले तक, आखिरी हफ्ते में इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के बयान, इस तरह के बॉडी लैंग्वेजेस एक जॉइंट सभा में दिख सकती है जहाँ पे उद्धव सबसे आगे होंगे। ये कहा जा रहा है कि शरद पवार और राहुल गांधी की मौजूदगी में ऐसी कोई प्लानिंग की जा रही है कि चुनाव वोटिंग के पहले उद्धव ठाकरे को बगैर अनाउंस किए पर इस बात का शिव सैनिकों को भरोसा दिलाते हुए कि अगर सरकार बनी तो ये मुख्यमंत्री होंगे। इस पर उनकी एक रणनीति है कि अगर अभी कर देते तो टिकट बंटवारे में दिक्कत आ जाती, क्योंकि ये छोटी पार्टी है, आप 103 पे लड़ रहे हैं, वो 87 पे 88 पे लड़ रही है, तो वो दिक्कत है, इसलिए वो नहीं किया गया। ये रणनीति का हिस्सा है, कोई जान का मतलब कानाफूसी की बातें हैं, होगा नहीं होगा इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स होंगे। महाराष्ट्र के केस में एक थोड़ा सा यूनिक भी हुआ है, थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री भी देखें। सब जगह 1942 मतलब 52 से लेके कांग्रेस को सबसे पहले रिप्लेस किया गया द्रविडियन पार्टी से तमिलनाडु में। कांग्रेस के अपोजिशन में हमको याद होगा कि पहले चुनाव में अपोजिशन सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी सीपीआई, और मतलब उसका दो बेस जो धीरे धीरे बढ़ गया, एक वेस्ट बंगाल में और एक केरला में। तो केरला में हाँ तो एक बड़ा बेस बिहार भी था एक समय, मतलब बहुत बड़ा नहीं था, बहुत बड़ा हाँ बिहार में जड़ी थी, 4-5 सीटें तो हाँ चतुरानंद मिश्रा तो थे। हाँ सत्यनारायण मिश्रा, भोगेंद्र झा, और भी एकमात्र शत्रुघ्न बाबू हमारे यहाँ कुछ से बलिया स्टेट है जहाँ की कांग्रेस का स्टैंड अभी तक जिंदा है, वो महाराष्ट्र ही है। और उसमें हम 77 में कांग्रेस पूरे नॉर्थ इंडिया से साफ हो गई थी, महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप था कांग्रेस का, ये तमिलनाडु में, कर्नाटक में क्लीन स्वीप था कांग्रेस का। अब वो जो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होता है, एक तरह के पॉलिटिक्स को दूसरे से रिप्लेस किया जाता है, वो महाराष्ट्र में नहीं हुआ। इसीलिए अब हमको लगता है कि पूरी तरह से कौन किधर है, किसकी क्या आइडियोलॉजी है, कौन किसके साथ खड़ा है, किसका क्या वोटर बेस है, ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में चकनाचूर हो गया है। और इसके बाद हमको लगता है अभी कि अगले 5-10 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अब और एग्जिस्टिंग प्लेयर जो भी हैं, हमको लगता है कि इसके बाद कोई नया एक्सपेरिमेंट होगा वहाँ महाराष्ट्र में। मैं आपकी बात सुनकर मुझे हंसी की बात है, लेकिन हम यहाँ पे हंसी मजाक भी कर लेते हैं। आपने कहा ना कि चर्निंग का टाइम चल रहा है, कुछ बड़ा निकल के आएगा। अब एक नाथ शिंदे का किस्सा देखिए आप, ऑटो चलाने वाला शिव सैनिक, मुंबई के ठाणे से आने वाला, आज मुंबई का सबसे ताकतवर नेता है महाराष्ट्र का। जो है ना, ऑटो वाले कहीं भी गाड़ी घुसेड़ देते हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी घुसेड़ी और उनका गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब रेड लाइट स्पीड को कवर करते हुए सबसे आगे निकल के, और आज उनके ऑटो में सब बैठे हुए हैं। वो बीजेपी बैठी हुई है जो बीजेपी वहाँ पे सत्ता में आना चाहती है। महाराष्ट्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो आपने कहा ना कि वर्चस्व खत्म होता जा रहा है, दरअसल मुंबई और महाराष्ट्र देश की ऐसा प्रदेश है और देश का ऐसी राजधानी है, मुंबई आर्थिक राजधानी, जहाँ पर आदमी किसी भी कीमत पर उसको नुकसान नहीं करना चाहता अपना। आपका कॉरपोरेट वहाँ पे, आपका बॉलीवुड वहाँ पे, आपका स्पोर्ट्स का सबसे बड़ी फेटर्निटी वहाँ पे, आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कहीं कोई आता है हिंदुस्तान में विदेशों से, तो सबसे पहली चॉइस होती है कि महाराष्ट्र में आए, उसके बाद वो साउथ में जाता है, फिर वो नॉर्थ की तरफ आता है। अब तो गुजरात में हाँ, अब खैर वो अलग है, पॉलिसीज ऐसी हैं। अंडरवर्ल्ड वहाँ पे सारे जितने भी हुज हु जो हैं, जिसके ज़रिए आप सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, वो सब वहाँ पे हैं। तो जब आप उनके ऊपर बैठ जाते हैं आके, तो आप लगता है कि अब आप यू हैव अराइव्ड इन योर लाइफ, यू हैव अचीव्ड व्हाट डू यू वांट टू अचीव। तो आप अगर बड़े से बड़े उद्योगपति को देखें, बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट्स को देखें, बड़े से बड़े व्यापारी घरानों को देखें, तो सबका जुड़ाव मुंबई से महाराष्ट्र में है। तो कोई नहीं चाहेगा कि महाराष्ट्र में वो जानते बूझते अपनी सरकार को ना बनाने का प्रयास करे, और ना बनाने के प्रयास में वो हर हथकंडे अपनाता है। देर रात को उठ के शपथ ले लेता है, अचानक से उठ के गुवाहाटी चला जाता है, वाया गुवाहाटी सरकार मुंबई में बना लेता है। तो दिस इज ऑल इज हैपनिंग इन, और ये इस बार भी होगा। ये सारी चीजें तो होंगी ही, 22 बिल्कुल। नवंबर और 26 नवंबर, हाँ। 23 नवंबर और 20 नवंबर और 23 नवंबर। 23 और 26, अच्छा 23 को रिजल्ट है, 26 को विधानसभा। 26 हाँ 2 दिन। नहीं, महाराष्ट्र इंटरेस्टिंग है नो डाउट इसमें, क्योंकि आप देखें कि एक सिंपैथी फैक्टर तो वर्क किया था लोकसभा चुनाव में, और वो रिजल्ट में भी दिखा कि शरद पवार उनका गुट कैसे अच्छा परफॉर्म किया, कांग्रेस को फ़ायदा मिला जैसे मयंक सर ने बताया।
उद्धव ठाकरे से जितनी उम्मीद थी वैसा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी एक अच्छा परफॉर्मेंस था और एक फेस थे वो पूरे चुनाव में। लेकिन बीजेपी और जो शिंदे सरकार ने जो कोर्स करेक्शन भी किया, जो उनकी खासकर ये लड़की बहन योजना है, 1500 दे रहे हैं, फिर कह रहे जीतेंगे तो 3000 दे देंगे, फ्री सिलेंडर देंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बोनस का ऐलान, मुंबई टोल टैक्स फ्री कर देंगे, तो बहुत सारा कुछ कोर्स करेक्शन करने की कोशिश है उधर से। और एक हमें हरियाणा का जो एक चुनाव हुआ कि लगा कि कांग्रेस बड़े आराम से जीतने जा रही है, वो बहुत झटका साबित हुआ। इसका मतलब है कि बीजेपी हार के कमबैक कर सकती है। ये मतलब हरियाणा के बारे में तो सब लोग यही कह रहे थे, मैं भी कह रहा था कि हाँ भाई कांग्रेस का अपर एज है, वहाँ कांग्रेस जीतने वाली है। बैठे थे इसलिए कर रहे थे, कांग्रेसी घूम के कर रहे थे इसलिए गलती कांग्रेसियों की। तो वो एक चीज है, इसीलिए शायद अब हम लोग अभी अब समझ के बोल रहे हैं। बाबा 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 कुछ आप और पत्ता खोलना चाहते हैं या आज ही हरियाणा और उसमें ये एक क्या एक डिफरेंस है कुछ? हाँ, एक डिफरेंस ये है, यहाँ तो सीधी लड़ाई थी ना, यहाँ पे बाद में आप ही का डाटा कहता है कि बागियों ने हरा दिया। जो इतने डाटा में नहीं जाते हैं उनका कहना था कि सहयोगियों में सीट बांट देते तो जीत जाते। वो बात सही नहीं है। बागियों ने हराया और बागियों को हराया। अब उसको वो विश्लेषण का बात है कि ये बागी किनके थे, कौन एक दूसरे को अंडर कट करा। वहाँ तो 6-6 लड़ रहे हैं भाई साहब, वहाँ तो भगदड़ मची हुई है, वहाँ तो किसको हाँ एक चीज और भी है इसमें, देखिए कि अभी महाराष्ट्र से लेकर के एक आप 2000 कब होगा असम का चुनाव? 26 में, मतलब कि अगले 1.25 साल तक देखिए जो भी चुनाव होंगे इस बीच, वहां पर बीजेपी के लिए है मुश्किल नहीं। होगी, क्योंकि कांग्रेस नहीं है। अगला चुनाव फरवरी में दिल्ली में है, बिल्कुल, अक्टूबर में बिहार में है और हाँ, उसके बाद वहाँ पे असम है। असम में। तो आप, मैं बाबा ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि कांग्रेस सामने रहेगी तब बीजेपी बढ़ चढ़ करके उसको रौंदते हुए निकल जाती है। जो क्षेत्रीय दल हैं वो पूरी ताकत से बीजेपी को रोक देते हैं। वो अपनी जगह पे वो ज़्यादा मजबूती से लड़ते हैं, साम दाम दंड भेद, वहाँ की परिस्थिति, हालात, संगठन, सब कुछ देखते हुए। नहीं और इस पे मयंक जी ज्यादा नहीं, उसका ऐतिहासिक कारण है। मैं एक आपको कांग्रेस पॉइंट को- दे देता हूँ। हाँ। अभी तो हमने ये डिस्कस नहीं किया है कि वहाँ पे मराठा की ओर वोट करेगा और ओबीसी की ओर वोट करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के खिलाफ वोट करने वाले हैं। अगली बार वो ये कर सकते हैं हाँ, काम भी करने दो। ये देखिए ना, कांग्रेस को मोस्ट जगह सारे स्टेट में जो रिप्लेस किया पार्टी वो ओबीसी बेस्ड पार्टी थी। और बाद में कांग्रेस के वोटर्स बीजेपी में चले गए। जो हाँ, तो ओरिजिनल अपोजिशन जो कांग्रेस का था वो ओबीसी पार्टी का था। अब दोनों लाचारी में ओबीसी पार्टी और कांग्रेस ही एक साथ हो गए हैं, तो इससे भी कंफ्यूजन हुआ है। इसीलिए ओरिजिनल अपोजिशन ओबीसी बेस्ड पार्टी है और ओरिजिनल कांग्रेस अब बीजेपी हो गई है। तो इसीलिए क्षेत्रीय पार्टी से जब भी बीजेपी का मुकाबला होता है तो उसमें क्षेत्रीय पार्टी का अभी तक अपर हैंड रहा है। आप हर स्टेट में देख लीजिए। तो इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां वहाँ पे हैं महाराष्ट्र में, तो इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियों का वहाँ मजबूत होना, ठीक है कांग्रेस ज़्यादा सीट पर लड़ रही है, लेकिन तो वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी सीधे शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस चार हो गया, चार कर वहाँ ठीक वही कर रहे हैं कि जहाँ भी अभी क्षेत्रीय दल हैं वहाँ बीजेपी के लिए 2025 थोड़ा कठिन रहेगा। जहाँ कांग्रेस सामने सामने होगी तब उसको लगता है कि हाँ अब तो हम लड़ लेंगे। लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है, अगर महाविकास आघाड़ी ने इस चुनाव को लूज किया तो आगे के चुनाव पे मुझे लगता है बाबा इसका भयानक असर होने वाला है, क्योंकि हरियाणा की हार और महाराष्ट्र की हार के बाद विपक्ष को बड़ा झटका होने लोकसभा का तो आंकड़ा बदलेगा नहीं ना। और कांग्रेस को झेलने की वाला है। आदत आंकड़े हो की बात गई नहीं है। कर रहा हूं, लेकिन लोकसभा का नहीं आंकड़े बाबा आपके हमारे विपक्ष उसमें को मंडली पे कांग- उसके बाद का चुनाव जो है आम आदमी पार्टी को लड़ना है और विपक्ष को और आरजेडी को लड़ना है। लेकिन जो कांग्रेस को लोकसभा का जो मोमेंटम मिला था, एक संजीवनी जिसको कह लें, उसको उसने हरियाणा में गंवाया। जम्मू कश्मीर में आप देखिए जो प्रदर्शन है वो एनसी का बेटर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब है, खासकर जम्मू के इलाके में तो और भी खराब है। अगर महाराष्ट्र में इन्होंने लूज किया तो ये एक तो फिर से 2029 लोकसभा की बात कर रहे हैं क्या?
नहीं, आगे के विधानसभा चुनाव पर भी असर। विधानसभा को तो आपको बता दिया ना, 2 विधानसभा है अगले साल। ओवरऑल भी मोमेंटम जो है, मोदी मोमेंटम फिर से कमबैक करने की उम्मीद है अगर ये महाराष्ट्र में जीतते, इसीलिए विधानसभा में भी। अब मुझे लगता है कि ये महाविकास आघाड़ी के लिए एक तरह का करो मरो है कि उनके लिए तो सबके लिए हाँ, जरूरी है ना जीतना। सबके लिए जरूरी है। मुझे लगता है इनके सर्वाइवल के लिए ज्यादा जरूरी है खासकर। मुझे लगता है बीजेपी के सर्वाइवल के लिए राज्य जीतना जरूरी है, क्योंकि राज्यसभा का ना वो बहुमत है वो खतरे में पड़ जाता है यदि इस तरह से स्टेट लूज करेगी बीजेपी तो। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।